नमस्कार सबको, मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आज में हम देखने वाले हैं सीटीईटी का 21 जनवरी 2024 का पेपर फर्स्ट का मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करने से पहले चैनल पर जो आप नए नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ए दिया है यह सटीक होनी चाहिए, बी दिया है यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सके, सी दिया है बच्चे की दैनंदिन जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, और डी दिया है यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो सही विकल्प चुनिए। तो हमको इसमें से सही विकल्प क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं ये होनी चाहिए, तो यह सटीक होनी चाहिए। ये तो नहीं, मतलब देखते हैं हम, यह सटीक होनी चाहिए। यह हाँ, कौन कौन से सही है तो हम देखते हैं। यह ए ऑप्शन दिया है यह सटीक होनी चाहिए, सही है। गणित की भाषा स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए ताकि गलतफहमी न हो, मतलब ए सही है। और बी दिया यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके, ये गलत है। गलत है, प्राथमिक स्तर पर अस्पष्ट भ्रम पैदा कर सकते हैं, गणित में स्पष्टता आवश्यक है। और सी दिया है बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रवलित किया जाना चाहिए, सही है। बच्चों की समझ के अनुसार उनके रोज़मर्रा की भाषा का उपयोग गणित को अधिक सुलभ बनाता है, मतलब ए और सी हमारा सही है। और डी दिया गया है यह अत्यधिक प्रावधिक होनी चाहिए क्योंकि उसके विद्यार्थियों को गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी, गलत है। क्योंकि अत्यधिक तकनीक भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उलझा सकती है, इसलिए सही कौन सा है, ए और सी। तो कौन सा आंसर सही रहने वाला है हमारा, तो जो सी ऑप्शन दिया है, सॉरी तीसरा ऑप्शन दिया है वही सही आंसर है। प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुना 5 को इस प्रकार हल किया कि 26 गुना 5 बराबर 1030। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस प्राप्ति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला दिया है एक अंक की एक अंक से गुना, दूसरा दिया गया है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, और तीसरा गया है पाठों का प्रत्यास्मरण, और चौथा दिया गया है एककी संगति। तो उत्तर सही क्या रहेगा, तो दूसरा वाला, क्या पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। पुनर्समूहीकरण की अवधारणा क्या है, तो छात्र ने गुना प्रक्रिया में एक त्रुटि की संभावना 6 गुना 5 किया तो 30, और का गुना करने दोनों अंक तुरंत नीचे लिख दे, फिर भी 2 गुना 5 उसने 10 लिखे, का गुना करने के लिए उसे भी नीचे लिख दिया, उससे सही उत्तर 130 के बजाय 1030 का गलत परिमाण मिला। यह विशिष्ट गलती पुनर्समूहीकरण की अवधारणा स्थानीय मानों को गुना करते समय हाथ से लेना की समझ की कमी को दर्शाती है, जो इस विशेष प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए दोहराने हेतु सबसे उपयुक्त अवधारणा होगी। अन्य विकल्प इस विशेष स्थानिक मान और हाथ से हासिल की त्रुटि के लिए कम प्रासंगिक है, इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा, तो पुनर्समूहीकरण की अवधारणा यही सही है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो देखो, एक संख्या दी गई है, हमको तो पता नहीं, तो हम x लेंगे, और उसमें क्या 8 जोड़ दिए जाए तो हमको उसकी जो संख्या लेंगे उसकी क्या होगी, दोगुनी। तो हम 2 8 नहीं 2x कर सकते हैं, क्योंकि जो एक संख्या दी है उसकी क्या होगी, दोगुनी होगी, तो हम उसके दोगुनी, इसलिए हम x, तो हम x का मान निकालना है, तो ये 2 को ऐसे हम करते हैं,
दो एक्स उधर ही रखेंगे, एक एक्स को उधर लेके गए तो माइनस एक्स होगा और इधर 8, मतलब एक्स, दो एक्स में से एक एक्स गया तो एक्स बचेगा और मान क्या निकलेगा 8। तो एक्स का मान क्या निकलेगा 8। तो 8 में 8 मिलाए, 8 में 8 मिलाए तो दोगुनी मतलब 16 मिलेगी। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, एक संख्या, वह संख्या कौन सी, तो दूसरा ऑप्शन मतलब 8 जो संख्या है वही सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है 1 मिलीमीटर बराबर है। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रहता है, तो 10 मिलीमीटर। हमको क्या ऑप्शन में दिया गया है, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में, 2 मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमको 1 मिलीमीटर बराबर किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर का पूछा गया है। तो हमको ये ऐसा करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर अपोन कितना 10। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो ये छुड़ाएंगे तो कितना 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर रहता है, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे और 10 मिलीमीटर नीचे लिखेंगे, तो उसका सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर। यही आंसर सही है। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है, एक सदैव समबहुभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं। तो कौन सा सही रहेगा, वर्ग, मतलब वर्ग ही क्यों, वर्ग का प्रत्येक कोना और प्रत्येक भुज बराबर होता है जिससे यह समबहुभुज होता है, इसलिए उत्तर वर्ग। मतलब जो एक सदैव समबहुभुज होता है तो कौन, वर्ग जो रहता है, मतलब जो हम उसको चौरस भी कहते हैं, तो उसका जो सदैव समबहुभुज होता है। अगला प्रश्न, क्या दिया है, त्रिभुज के सभी कोनों का योग। त्रिभुज मतलब त्रिकोण, त्रिकोण का सभी कोनों का माप कितना रहता है, तो 180, 180 अंश रहता है, डिग्री रहता है। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो एककी संगति है, या पदानुक्रमिक समावेशन है, या मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो सही विकल्प चुनिए। तो एक एक हम उसका एक्सप्लेनेशन पहले तो देखते हैं। एककी संगति, संगति मतलब 1 to 1 करस्पॉन्ड्स। तो यह संख्या की समझ को मूल आधार है जिसे एक वस्तु के लिए एक संख्या यह गणना और गिनती की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बी जो दिया है, मतलब ए भी सही है, एककी संगति मतलब। और बी में क्या दिया है, पदानुक्रमिक समावेशन, तो हायरार्चिकल इंक्लूजन। तो यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्याएं समाहित होते हैं, जैसे 5 में 1 से 4 तक की संख्याएं शामिल है। यह संख्या की संरचना को समझने में मदद करता है। और सी जो दिया है, मूलभूत संक्रियाएं, तो बेसिक ऑपरेशंस, यह संख्या अवधारणा के बाद आता है, जैसे जोड़, घटाव आदि। इस आरंभिक संख्या अवधारणा के निर्माण में नहीं बल्कि उसके उपयोग में आता है। तो सही क्या रहेगा, एककी संगति और पदानुक्रमिक समावेश। क्या निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक, शुरुआत में, आरंभिक मतलब शुरुआत में अवधारणा के लिए बनने में संबंधित है, तो कौन सा, ए और बी। तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 3 ऑप्शन जो दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न, क्या दिया है, गणित शिक्षक में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए दिया है, ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन से, इसलिए जो मेरे को आंसर मिले हैं वो हम डायरेक्टली पढ़ के सुनाता है। तो हाँ, जो क्या गणित शिक्षक में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त, सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है, वो ऑप्शन देने के बाद जो दिया है वो कौन सा उपयुक्त रहेगा वो हम देखेंगे। तो संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को
सुगम्य बनाने शिक्षक के विचारपूर्वक प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बी ऑप्शन जो दिया है वो है, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। नहीं है तो ये तो रहेगा ही नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। और संज्ञानात्मक संघर्ष से बनना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित भी नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो, यह एक्सप्लेनेशन दिया है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने शिक्षक के विचारपूर्वक प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। यही सही है। जब शिक्षक बच्चों को सोचने और अपने पूर्व ज्ञान को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी समझ गहराती है। बी ऑप्शन जो दिया है, यह बच्चों को गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। नहीं, गलत है। यह कथन संज्ञानात्मक संघर्ष की भूमिका को नकारता है। यह है, जबकि यह शिक्षण के एक प्रभावी रणनीति मानी जाती है, इसलिए मानती नहीं, प्रभावी नहीं, नहीं है लिखा है, इसलिए ये गलत है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया है, संज्ञानात्मक संघर्ष से बनना चाहिए क्योंकि उससे बच्चों भ्रमित हो जाते हैं, गलत है। थोड़े भ्रम की स्थिति से ही बच्चे नई सोच विकसित करते हैं। इसे सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है, इसलिए सही कौन सा रहेगा, तो ए ऑप्शन हमारा पहले तो सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन ही सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट में उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो पहले तो दिया गया है वैधता, दूसरा दिया गया है व्यावहारिकता, तीसरा दिया है विश्वसनीयता और चौथा दिया गया है सुसंगति। तो जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उसी टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो पहले तो वैधता मतलब वैलिडिटी सही है। जब कोई टेस्ट अपने उद्देश्यों को सही रूप से मापता है तो उसे वैलिड कहा जाता है। यह मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो सही आंसर कौन सा, वैधता। और दूसरा जो दिया है व्यावहारिकता, कब, प्रैक्टिकली, यह टेस्ट को लागू करने की सुविधा, समय, लागत आदि से संबंधित है, यहाँ प्रसंग नहीं है। और तीसरा जो दिया है हमको क्या, मूल्यांकन टेस्ट का दिया गया है, इसलिए वैधता ही सही है। और तीसरा जो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, तो यह दर्शाता है कि टेस्ट बार बार एक जैसी परिणाम देता है या नहीं, लेकिन यहाँ बात उद्देश्य की पूर्ति की है, इसलिए तीसरा भी सही आंसर नहीं है। और चौथा जो दिया है सुसंगति, अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी, यह पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियों से मेल खाने की बात करता है पर यहाँ कसौटी और उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, वैधता, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। टेस्ट के बारे में पूछा गया है तो उपयोग किया, मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, तो वैधता। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। तो पहले तो हम इसका योग करेंगे, कौन, 9,909, 9,909 प्लस करेंगे 9,099 प्लस करेंगे 9,009, तो कितना मिलते हैं, 9 9 कितना 27, दो गए हाथ के 9 और 2 11, एक गया हाथ का 10 होगा, एक गया हाथ का 27 और 28, मतलब इनका पूरा योग कितना होगा, तो 28,017। तो हमको पूछा क्या गया है कि योग में से क्या घटाना होगा प्राप्त करने के लिए, तो उसमें से हम x घटाते हैं तब हमको क्या मिलेगा, 25,454 मिलेगा। तो हम x का मान निकालेंगे तो 28,017 ये इधर आएगा, तो माइनस 25,454, x उधर ये माइनस है इसलिए वो उसको उधर लेके जाते हैं तो घटाएंगे, तो
17 में से हम 25,454 माइनस करें तो कितने मिलते हैं? तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। इधर 11 होंगे, 11 में से 5 गए तो 6, और इधर 9 बचेगा, 9 में से 4 गए, 5 बचेंगे, और एक इधर दिया तो 7 बचेगा, 7 में से 5 गए तो कितने? 2 बचेंगे, मतलब 2563। तो ये तो जीरो का जीरो ही रहेगा, तो 2563। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? चौथा ऑप्शन जो दिया है 2563, मतलब 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में क्या घटाना होगा? तो क्या घटाना होगा? 2,563 घटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? 25,454 मिलेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो एक पहला दिया गया है, एक जी संख्या है, जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान सकते हैं अभाज्य है। 2 को दिया है एक संख्या भाज्य है, भाज्य तो बिल्कुल ही नहीं। तीसरा दिया गया है एक संख्या, एक जो संख्या है दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, ये भी नहीं। तो चौथा दिया गया है एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। अभाज्य के लिए क्या व्याख्या है? तो अभाज्य के लिए खुद से एक से, मतलब अभाज्य खुद से और एक से भाग जाना चाहिए, लेकिन एक संख्या है उससे तो खुद से एक से ही भाग जाएगा, मतलब उसका एक ही भाज्य है, इसलिए न तो वो अभाज्य हो न ही भाज्य। भाज्य मतलब भाज्य के 2 से ज़्यादा, जो भाज्य मतलब 2 से ज़्यादा 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 गुणक होते हैं। इसलिए सही आंसर हमारा क्या? एक क्या है? न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है सीटेट पेपर फर्स्ट में। तो पहला दिया गया है 1, दूसरा दिया गया है 8, तीसरा दिया है 27 और चौथा दिया गया है 64, और ये 125। तो हम 64 तो वर्ग है, लेकिन 27 जो है 8 है, जो देखो एक का घन करेंगे, तीसरा घात करेंगे तो एक ही मिलेगा। 8 सॉरी 2 का हम 2 का घन करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का घन करेंगे तो क्यूब करेंगे, घन मतलब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 27। 4 का क्यूब करेंगे तो हमको 64 मिलेगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलता है, और 6 का घन करेंगे तो हमको 216 मिलता है 6 का, और 7 का घन जो क्यूब रहता है वो हमको कितना मिलता है? 343। तो 216 और 343 कौन सा सही आंसर रहेगा? 216, मतलब चौथा ऑप्शन हमको क्या? 6 का क्यूब रहेगा 216 और 7 का क्यूब रहेगा 343, 43। तो यही सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो पहला जो दिया गया है, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। दूसरा, सभी गणित सीख सकते हैं। तीसरा जो दिया है, गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। और चौथा जो दिया है, अंतर्ज्ञान को हस्तोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो एक एक हम देखेंगे। पहला जो दिया गया है, सफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। यह सकारात्मक सोच को दर्शाता है। गणित में असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये तो सबसे उपयुक्त है, हमको कम उपयुक्त पूछा गया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, सभी गणित सीख सकते हैं, यह समावेशी दृष्टिकोण है। यह विद्यार्थी में गणित सीखने की क्षमता होती है। समावेशी है, सभी सीख सकते हैं, मतलब समावेशी दृष्टिकोण है, यह भी उपयोगी है।
तो तीसरा जो यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, गणित सभी के लिए है। तो अंतर्ज्ञान को जो चौथा दिया गया है क्या है, अंतर्ज्ञान को हस्तोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा बाधा डालता है, इसलिए यह सबसे कम उपयुक्त है। अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूटिशंस गणितीय सोच को विकसित करने में सहायता होता है, विशेषतः प्रारंभिक स्तर पर। तो सबसे कम उपयुक्त क्या रहेगा, जो अंतर्ज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा बाधा बिल्कुल डालता नहीं। तो यही चौथा जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 25.3 गुना 5 और -35 डिवाइड में 5 -3 गुना 18.5 का मान क्या रहेगा। तो इसको हमको बोर्ड मास से छुड़ाना पड़ेगा। तो 25.3 गुना 5 और माइनस से 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, -3 गुना 18.5। तो पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से 35 को कितने से भाग जाता, तो 7 से डिवाइड होता है। तो 25.3 गुना 5 -7 करेंगे और -3 गुना 18.5। तो पहले तो इनका गुना करेंगे, तो 25.5 और बोर्ड मास के रूल अनुसार जो कर रहे हैं तो पहले जो डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 25.3 गुना 5 करें तो कितना मिलता है, 5 तिया 15, एक गया हाथ का 25 और 25 और 1 26, दो गया हाथ के 10 और 12, तो कितना 126.5। तो इनका गुना करने के बाद 126.5 मिलेगा -7 और इनका गुना करने के बाद 18.5 गुना 3 करेंगे तो कितना मिलता है, तो 5 तिया 15, एक गया सॉरी हाँ हाथ का और 8 तिया 24 24 और 25, दो गया हाथ के 3 और कितना 5, 3 एक कम 3 और 2 5, तो कितना 55.5। तो कितना मिलता है 55.5। तो माइनस माइनस से प्लस होंगे तो 126.5 में हम 55.5 -7 करेंगे, सॉरी 7 क्या करना है, माइनस दोनों है तो 7.0 करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होते। तो 5 12 हाथ का गया 1 और 6 मतलब -62.5। तो 126.5 में से हम 62.5 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा और इधर कितना नहीं 12 में से 6 गए तो कितना 6, तो आंसर क्या सही रहेगा 64, मतलब ये सब छुड़ा के कितना मिलेगा हमको 64। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश डैश को शामिल करता है। तो पहला संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, दूसरा गया है संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोसात्मक आयाम, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम या भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो कौन सा सही आंसर दिया गया है, तो देखो जो दूसरा दिया गया है, क्या दूसरा जो ऑप्शन वो सही बताया गया है, संज्ञानात्मक भावनात्मक और मनोविज्ञानात्मक आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है के आकलन में केवल ज्ञान म्हणजे मीन्स कॉग्निटिव नहीं बल्कि भावनात्मक मतलब अफेक्टिव और मनोविज्ञानात्मक मतलब साइकोमोटर्स पद पक्ष भी शामिल किए जाते हैं। तो सही कौन सा रहेगा, दूसरा संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। जो पहला दिया गया संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, भौतिक आयाम फिजिकल का उल्लेख नीति में नहीं
है। और तीसरा जो दिया गया है संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम नीति के मूल्य के आधारित शिक्षा के संदर्भ में आता है, पर आकलन के मुख्य आयामों में नहीं। और चौथा जो दिया गया है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम की अनुपस्थिति इसे गलत बनाती। तो सही कौन सा रहेगा? दूसरा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? किसी स्थान जीरो से आरंभ करने एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो जो मेंढक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक का कितना 3 कदम और खरगोश कितना 7 कदम। तो दोनों किस कदम पे, मतलब सीधा सीधा हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो 3 और 7 का एलसीएम हमको पता है, 3 एकम 3, 7 का 7 रहेगा और 7 एकम 7। तो 3 गुना 7 करेंगे तो एलसीएम हमको क्या मिलता है? 21। मतलब 21वें कदम पे वो एक साथ छलांग लगाएंगे। तो सीधा सीधा 21 तो दिया गया नहीं है, तो 21 जो ऑप्शन दिया गया है तो किस किस, मतलब 21 पहले जो शुरू से बाद में सेकंड नंबर पे वो 21वें कदम पे साथ में, तो ऐसा 21 का पाढ़ा में कौन सा आता है? तो 21 से डिवाइड करने के लिए 21 डिवाइड हम क्या करेंगे 7 एकम 7 और 7 तिया। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो 7 से पहले हम 3 से किस संख्या को डिवाइड होता है वो देखते हैं। 3 का डिवाइड करने के लिए क्या, सभी संख्याओं का योग 3 से काटना चाहिए। मतलब 3 + 4 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 को तो 3 से काटते नहीं, तो ये सही आंसर नहीं है। 371 ये कितना आते हैं? तो 8 और 3 कितना होते हैं? 11। तो इनका भी अंकों का जो नंबर से उनका योग कितना 11 आता है। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर नहीं सकते। और ये कितना दिया गया है? 8 और 7, 15, 15 और 3 कितना होता है? 18। तो 18 को हम 3 से काट सकते हैं। तो यही सही आंसर हमारा है। 7 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो 21 से भी इनको डिवाइड होगा। और इधर कितना दिया है? 8 और 4, 8 और 4 कितना होता है? 12। तो 12 को 3 से काट सकते हैं लेकिन 7 से काट नहीं सकते। तो हम देख सकते हैं 354 को हम 7 से काट के देखते हैं। 7 पंजे 35 होते हैं, लेकिन 4 बचता है तो पूरा डिवाइड होता ही नहीं, मतलब 21 से पूरा डिवाइड होगा ही नहीं। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? तो 378वें कदम पर वो 7 में छलांग लगाएंगे। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? तो 2 पूर्णांक 2 डिवाइड में 3 समकोण की में डिग्रियां की संख्या। तो पहले तो हमको दो क्या है? पूर्ण समकोण है। क्या है? 2 क्या है? पूर्ण समकोण। 2 पूर्ण समकोण है तो उसको हम 2 गुना 90 करेंगे तो कितना? पूर्ण समकोण है इसलिए 180 होगा। और 2 अपॉन में 3 ये क्या है? समकोण। समकोण को हम 2/3 गुना करेंगे 180 तो कितना? 60। मतलब 3 छक्के 18 और 0 तो कितना? 60 आएगा। 60 को गुना करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा? 60। तो हमको क्या डिग्रियां की संख्या, तो डिग्रियां की संख्या क्या रहेगा? 180 + 60 अंश करेंगे तो हमको मिलता है 240 अंश। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? 240 डिग्री जो आंसर है वो सही आंसर। समकोण 2 पूर्ण समकोण दिया है तो 90 गुना करेंगे तो 180 और 2/3 को समकोण करेंगे तो 180 से इसको हम गुना करेंगे तो हमको कितना मिलता है? 60 अंश और 180 दोनों को मिला के कितना मिलता है? 240। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम रहेगी? मतलब 750 रुपये में प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट की कितनी लागत होगी? तो हम 775 गुना करेंगे 75 तो हमको मिलता है, हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी हमको सही आंसर मिलेगा। 75 का वर्ग मतलब 75 गुना 75 करेंगे तो क्या रहता है?
ऐसा जो रहता है उसको हम स्क्वायर करने के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, तो 75, 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है 25, और 7 के आगे की संख्या क्या है 8, तो कितना 7, 7 गुना 8 करेंगे तो 56, मतलब कितना, ये हमको 5625 मिलेगा। पूरा लागत कितना 5625। सॉरी, इधर कितना है, एक जीरो देना पड़ेगा, 750 है इसलिए एक जीरो, मतलब कितना 56,250 रुपये पहली लागत, और दूसरे का वही है, लेकिन क्या आएगा कितना 7 गुना 50, 7.50 गुना 750 पैकेट का हम गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 56,000, सॉरी 5,000, ऐसा 75 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना 5,625, और ये 2 जीरो, और कितने बाद में जीरो, तो ये तो कितना रहेगा 5,000। फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा 5,625 रुपया होगा। और तीसरे वाले का दिया है 750 गुना 7.5, तो इनका भी गुना करेंगे तो हमको ये मिलेगा 56,250 और एक, तो सॉरी दर्जन है, दर्जन दर्जन है, इसलिए 7.5 दर्जन मतलब 12 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना 12 पंजे 60, 6 गया हाथ का 72, और 6 कितने हो गए 78, मतलब सब वस्तुएं कितना रहेंगे तो 78 वस्तुएं रहेंगे, तो ये तो इससे ही बड़ी होगी, तो ये तो है नहीं, हमको क्या कम, सबसे कम, और ये 75 गुना 75 किए तब 56,250 है, तो 7 से 50 गुना 78 करेंगे, क्यों, क्योंकि दर्जन दिया गया है 7 दर्जन, और 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन, तो हमको 7.5 गुना 75 दर्जन मतलब कितने वस्तुएं मिलते हैं, तो 75 दर्जन मतलब 12 करेंगे तो कितना 12 पंजे 60, कितना हाथ के गए 6 गए, 12 सत्ते 72 और 78, मतलब 780 वस्तुएं रहेंगी, तो इनका 700 7.5 750 वस्तुओं का कितना आया 5,625, और इनका 80 है, ये 75 थे तब 5,700, तो ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा है तो इनका मान ज़्यादा ही रहेगा, तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, तो दूसरा ऑप्शन, मतलब सबसे कम लागत लगेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, तो पहला जो दिया गया है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, दूसरा जो दिया है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, तीसरा दिया गया है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में हिस्से के रूप में विविध राज्यों का दौरा, और चौथा जो दिया गया है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, तो एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, तो ये तो उसमें दिया गया है, यह भारत का ज्ञान का मुख्य भाग है जैसे आयुर्वेदिक, गणित, दर्शन आदि। दूसरा विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक पारंपरिक जो रूढ़ियां हैं वो भी दिए गए हैं, और तीसरा जो दिया गया है मतलब यही सही, तीसरा जो दिया गया है यह भी नीति में शामिल है, विविधता और स्थानीय ज्ञान को मान्यता देना, ये भी दिया गया है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्य अधिगम के स्वदेशी पारंपरिक तरीके के जो दिए गए हैं वो यही सही है, और तीसरा जो दिया है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी सही है, यह भारत का भ्रमण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारत की विविधता से परिचित करने का प्रयास है, और आंसर क्या
क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है? चौथा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। यह विकल्प भारत का ज्ञान विषय के संबंधित नहीं है, यह मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़ा है, जबकि भारत का ज्ञान का उद्देश्य भारतीय विरासत, परंपराओं, स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक योगदान को समझना और आत्मसात करना है। तो नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो चौथा ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है वो एनपीए 2020 में दिया गया नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ब्रुज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो देखो, पहले तो हम 15 गुना 35 करेंगे तो कितना मिलता है? मीटर है, दोनों मीटर है तो मीटर में ही मिलेगा, वर्ग मीटर। तो देखो, 15 गुना 5 करेंगे तो कितना मिलेगा? 75। हाथ के गए 7 और 15 तिया 45, 45 और 7 कितना मिलेगा? 52, मतलब 525 मीटर का वर्ग। और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है 30 मीटर गुना 20 मीटर, तो कितना रहेगा? 600 मीटर का वर्ग स्क्वायर। और दूसरा दिया गया है 25 मीटर गुना 25 मीटर, तो कितना दिया गया है? 625 मीटर का वर्ग। और चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर गुना 5 मीटर गुना करेंगे 45, तो कितना मिलता है? 5 पंजे 25, दो गए हाथ के 4 और 22, 225 मीटर का वर्ग। लेकिन हमको क्या बताया गया है? ब्रुज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम? क्षेत्रफल अधिक भी चाहिए और 100 मीटर में उसका तार घेरना भी चाहिए, तो सही कौन सा रहेगा? तो 25, मतलब 25 आयतन, आयतन नहीं, इसको क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं। तो परिमिति भी कितनी चाहिए? 100 ही चाहिए। तो ये सब मिला के कितने होते हैं? ये 25, ये 25 और ये 25 और ये 25, कितना टोटल 100। तो ये इसमें बैठता है और अधिकतम भी होते हैं 625। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन वाला, सबसे अधिक क्षेत्रफल अधिकतम है और 100 मीटर से वो पूरी जमीन को घेर भी सकता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? गणित के शिक्षक में विभिन्न प्रकार की तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला दिया है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हैं। ये तो है ही, गणित में कई तरीके हैं। दूसरा, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। बच्चे में बाधा नहीं डालता। देखते हैं आगे का। यह इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। ये भी सही है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के लिए कई तरीके सत्य है। गणित में बहुविध दृष्टिकोण होते हैं जो रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह बच्चों को अधिगम के में बाधा डालते हैं क्योंकि यह भ्रम की अनुभूति करता है। तो यह सत्य नहीं है। कौन सा? दूसरा, यह सत्य नहीं है, यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। वास्तव में विभिन्न तरीकों से समाधान करना बच्चों की समझ को गहरा करती है। और तीसरा जो दिया गया है, क्या इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो इनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो? तीसरा। और चौथा जो इसलिए सत्य है, यह व्यक्तिगत अधिगम शैली को समर्थन देता है। और चौथा जो दिया गया है, यह स्कूलों गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो सत्य है, यह गणित को अधिक खुला और खोज परक बनाता है। तो सत्य नहीं है, तो कौन सा? दूसरा, बाधा बिल्कुल नहीं डालते। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा?
सही रहेगा, नहीं पूछा गया है इसलिए। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो पहला जो दिया गया है, गणित की लैब जरूर है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम सामग्री है। तीसरा, शिक्षक अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। व्यय तो कभी करता नहीं, ये तो गलत ही है, मतलब उपयुक्त है, व्यय नहीं, उसका बहुत ही उपयोग होता है। दूसरा, चौथा जो दिया है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियां में आनंद नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं, पहेलियां देने से वो बिल्कुल आनंद लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो सबसे उपयुक्त देखो, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है, तो यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त, अधिक उपयुक्त, यह सबसे उपयुक्त कथन है। गणित लैब बच्चों को हाथों हाथ अनुभव देते हैं, अवधारणा को ठोस रूप में समझने और रचनात्मक को बढ़ावा देने का माध्यम है, इसलिए सबसे उपयुक्त यही है। और दूसरा दिया है वह भी उपयुक्त है, लेकिन सबसे उपयुक्त पहला, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम सामग्री है, तो यह भी सही है। चार्ट्स दृश्य सहायक होते हैं लेकिन लैब की तुलना में सीमित होते हैं, तो सबसे उपयुक्त पूछा गया है, इसलिए पहला ऑप्शन ही हमारा सही। और तीसरा चौथा तो व्यय कभी नहीं, वो तो बहुत उपयोगी होते हैं, और आनंद, वो बहुत आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 7.1/2 kg नमक से 1/12 kg के नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो दोनों भी केजी में है, तो हम सीधा सीधा 7 kg है और वो 1/12 kg है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1.1/2 का हम 7.5 किलो है, तो उसको हम ऐसे भी छुड़ा सकते हैं, कितना 7 दूना 14, 14 और कितना 15 डिवाइड में 2, तो ये छोटे पैकेट बनाने हैं, तो हम 15/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/12 से, तो है हम ऐसे छुड़ाते 15/2 ना करेंगे, 12 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो हम काट सकते हैं कितना, बे कम में बे 6 12, तो 15 छक्के कितना होते हैं, 90 होते हैं, तो कितने पैकेट होंगे, तो 90, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे भी छुड़ा सकते हैं, या ये कितने होते हैं, 7.5 kg होते हैं, और ये पॉइंट में करेंगे तो इसको डिवाइड करने से सीधा सीधा मिल जाता है, ऐसा भी सही है। इसको हम डिवाइड करेंगे 1/12 से, तभी भी हमको 90 ही मिलेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कक्षा 2 में 182 माइनस 67 किए को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो पहला जो दिया गया है, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अध्यापिका को उधार शब्दों को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें, ये भी गलत है। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्नों को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए, ये भी गलत है। तो सही कौन सा रहेगा, दूसरा। तो अध्यापिका को उधार शब्दों को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अध्यापिका को उधार शब्दों को बदलकर पुनर्संयोजन का उपयोग करना चाहिए और पुनर्संयोजन की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, कारण उधार शब्द छोटे बच्चों को नकारात्मक का भ्रमित कर सकता है, जबकि पुनर्संयोजन का पुनर्गठन जैसे शब्द गणितीय दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त और स्पष्ट होते हैं। यह अवसर है बच्चे की सोच प्रोत्साहित करने का, जिससे वह केवल विधि नहीं बल्कि उसके पीछे की तर्क शक्ति को भी समझे।
अध्यापिका यदि प्रक्रिया को ब्लॉक चित्र या स्थानिक मॉडल से समझाए तो बच्चा आसानी से समझ सकता है कि हम एक 10 का समूह को इकाई में बदल सकते हैं ताकि घटाव संभव हो। तो सही कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसके निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहली बार उछाला तो 5 मिला, दूसरी बार उछाला तो 3 मिला, तीसरी बार उछाला तो 6 मिला, चौथी बार 6, पांचवी बार 1, छठी बार 4, सातवीं बार अ, छठवीं बार 5, सातवीं बार 3, आठवीं बार मैंने गलत बोल दिया। पहली बार 5, दूसरी बार 3, तीसरी बार 6, चौथी बार 6, पांचवी बार 5, छठवीं बार 4, सातवीं बार 5 और आठवीं बार 3 और नवीं बार 3 और 10वीं बार भी 2 आया। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उस अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? मतलब उछालने के बाद सबसे ज्यादा कौन गिरा? तो कौन? ये इधर 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, ये तो कितनी बार है? 3 है। 5 को देखा तो 2 बार है। 5 कितनी बार है? 5 2 बार, 3 3 बार। और 6 को देखा तो 2 ही बार है। 1 को 1 ही बार, 4 1 ही बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है उछालने के बाद? 3। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो पहला दिया है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चे परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। और दूसरा, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं है। ये तो गलत है। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण है। ये भी इबारती मतलब जो वाक्यात्मक जो क्वेश्चन है गणित में, वो इबारती सवाल होते हैं। तो इबारती सवाल गणित में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। ये भी तो इबारती सवाल मतलब वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है जहां वे गणित सोच और तकनीकों को प्रयोग में लाते हैं। ये सवाल बच्चों को केवल संख्याओं से नहीं बल्कि भाषा और संदर्भ से गणित समझने में मदद करते हैं। उदाहरण, एक दुकान में 182 आम थे तो 67 बिक गए, कितने आम बचे? यह एक इबारती सवाल है जो घटाव की प्रक्रिया को संदर्भ के साथ जोड़ता है। तो इबारती सवालों के लिए सही है। तो कौन सा इबारती सवाल बच्चों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चों परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देते हैं जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सकता है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? पहले वाला। पार्सल भेजने के दरें नीचे दी गए हैं। तो पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम तो 15 रुपये पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए। और 7 रुपये मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो देखो, तो हम ऐसे चुरा सकते हैं। तो क्या दिया गया है? 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 और टोटल कितना दिया है? 350 ग्राम दिया गया है। तो पहले हम 50 ग्राम के लिए 15 रुपये लेते हैं, लेकिन उसके आगे का जो है तो 350 में से जो हम 50 ग्राम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 300 ग्राम बचेगा। तो 300 ग्राम के लिए हर 50 ग्राम पे 7 रुपये। तो 300 डिवाइड करेंगे हम 50 तो कितना? 6, 5 छक्के 30 मतलब 6 बार 50 आया। तो हेर एक 50 ग्राम के लिए कितना? 7 रुपये। तो कितना? 42 रुपया। मतलब जो 50 ग्राम 50 से 100 तक कितना? 7 रुपया ज़्यादा। उसके बाद प्लस 7 रुपये ज़्यादा। तो ऐसे करके कितने मिलेंगे? 42। तो 15 प्लस 42 करेंगे तो कितने मिलते हैं? 57 रुपया मिलता है। तो कितना? यही सही राशि का चुनाव कीजिए। तो कितना पार्सल भेजने के लिए कितना देना पड़ेगा? 57 रुपया। मतलब चौथा ऑप्शन में 57 रुपया दिया गया है।
अगला प्रश्न, क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में क्या सबसे उपयुक्त है? तो पहला दिया है, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को बढ़ने के लिए कहना। दूसरा, कक्षा में परीक्षार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़ों इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। तीसरा दिया गया है, विद्यार्थी को इस शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थी को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। और चौथा दिया है, सैम पट पर एक दंड आलेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो दूसरा ऑप्शन, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़ों इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़ों इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। कारण, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन बच्चों के अनुभवों से जुड़कर सीखना सबसे प्रभावी होता है। जब बच्चे अपनी पसंद, रुचियां या कक्षा के साथियों के जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वे आंकड़ों को समझने, वर्गीकृत करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह गतिविधि खेल और सीख का मेल बनाती है, जिससे गणितीय सोच स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। समय सारणी बढ़ना थोड़ा जटिल है, जो पहला ऑप्शन दिया है। क्यों वो गलत है? तो समय सारणी पढ़ना थोड़ा जटिल और प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, जनसंख्या गणना और वृद्धि की तुलना उच्च कक्षाओं के लिए अधिक है, इसलिए तीसरा सही नहीं, पहला भी नहीं। दंड आलेख पढ़ना उपयोगी, लेकिन यह तभी प्रभावी है जब बच्चे खुद डेटा इकट्ठा करके उसे चित्रित करें। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, इसलिए चौथा भी गलत है। तो सही कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन। लास्ट प्रश्न, 21 जनवरी 2024 पेपर फर्स्ट का लास्ट का क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? तो पहला, सूत्रों को याद करना सबसे कम रूप से प्रासंगिक। दूसरा, पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना। तीसरा दिया है दृश्यीकरण। चौथा दिया है संबंध स्थापित और निरूपण। तो सूत्रों को याद करना यह सबसे कम प्रारंभिक प्रक्रिया है प्राथमिक गणित कक्षा के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 नेशनल जो है 2005 के अनुसार व्याख्या। NCF 2005 से प्राथमिक स्तर पर गणित को अन्वेषण, समझ और अनुभव आधारित बनाने पर जोर देता है, न कि रटने पर। तो सही आंसर कौन सा है? सूत्रों को याद करना। सूत्रों को याद करना एक तांत्रिक प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ को गहराई नहीं देती और उसके बजाय पैटर्न की पहचान, दृश्यीकरण और संबंधों को स्थापना जैसी प्रक्रिया बच्चों को गणितीय सोच विकसित करने में मदद करते हैं। तो हमको पूछा सबसे कम, तो सबसे कम रूप से प्रासंगिक है तो कौन सा? सूत्र, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। और इसी साथ हमारा 21 जनवरी 2024 का जो पेपर फर्स्ट के गणित के जो क्वेश्चंस थे उसका एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ है। आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कुछ कहना हो तो कमेंट भी करो। और धन्यवाद।